अपनी शादी की बात सुनकर नव्या फट पड़ी। कहने लगी, क्या एक बार मेरी जिंदगी बर्बाद करके आप सबको तसल्ली नहीं हुई? जो फिर से, अरे छोड़ दो ना मुझे मेरे हाल पर, जाओ निकलो मेरे कमरे से, कहकर उसने अपने पास पड़े कुशन को दीवार पर दे मारा। वृंदा आंखों में आंसू लिए कुछ न बोलकर कमरे से बाहर आ गई। आखिर उसकी इस हालत की जिम्मेदार भी तो वे ही थे। बिना जांच पड़ताल किए सिर्फ लड़के वालों की हैसियत देखकर उन्होंने अपनी इकलौती बेटी को इस हैवान के संग बांध दिया था। यह भी न सोचा कि आखिर क्यों इतने पैसे वाले लोग एक साधारण परिवार की लड़की से अपने बेटे की शादी करना चाहते हैं। जरा सोचते, नव्या के दिल में कोई और तो नहीं बसा है। वैसे दबे मुंही पर कितनी बार नव्या ने बताना चाहा कि वह दीपक से प्यार करती है, लेकिन शायद उसके माता पिता यह बात जानना ही नहीं चाहते थे। दीपक और नव्या एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, दोनों अंतिम वर्ष के छात्र थे। जब कभी दीपक नव्या के संग दिख जाता, वृंदा उसे ऐसे घूर कर देखती कि बेचारा सहम उठता। कभी उसकी हिम्मत ही नहीं हुई यह बताने की कि वह नव्या से प्यार करता है, पर मन ही मन नव्या की ही माला जपता रहता था और नव्या भी उसी के सपने देखती रहती थी। राज अच्छा लड़का तो है ही, उसकी हैसियत भी हमसे ऊपर है। अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए जो उन्होंने अपने बेटे के लिए तुम्हारा हाथ मांगा, वरना उनके बेटे के लिए लड़कियों की कमी है इस दुनिया में, नव्या के पिता वीरेंद्र ने उसे समझाते हुए कहा था। पर एक बार भी यह जानने की कोशिश नहीं की कि नव्या मन से इस शादी के लिए तैयार भी है या नहीं। माँ बाप की मर्जी और समाज में उनकी नाकुची रही, यह सोचकर भारी मन से ही सही, पर नव्या ने इस रिश्ते के लिए हामी भर दी। वह कभी नहीं चाहेगी कि उसके कारण उसके माता पिता दुखी हो। कहने को तो लड़के वाले बहुत पैसे वाले थे, लेकिन फिर भी उन्होंने मुंह मांगा दहेज पाया। अब हमारी एक ही तो बेटी है, हमारे बाद जो भी है सब उसका ही है, तो फिर क्या हर्ज है अभी दे या बाद में। यह सोचकर वीरेंद्र और वृंदा उनकी हर डिमांड पूरी करते रहे, पर उनमें तो संतोष नाम की चीज नहीं थी। अपने नाते रिश्तेदार को वे यह कहते अघाते नहीं थे कि उनकी बेटी इतने बड़े घर में ब्याह रही है। लोग भी सुनकर कहते कि भाई वीरेंद्र ने तो इतने बड़े घर में अपनी बेटी का ब्याह कर गंगा नहा ली। दिल पर पत्थर रख नव्या भी अपने प्यार को भुलाकर ससुराल चल पड़ी। विदाई के वक्त उसने देखा एक कोने में खड़ा दीपक अपने आंसू पोंछ रहा था। ससुराल पहुंचने पर नववधू का बहुत स्वागत हुआ। छुई मुई सी घूंघट काढ़े हर दुल्हन की तरह वह भी अपने पति का इंतजार कर रही थी। वह आया तो नव्या का दिल धड़का और फिर संभला भी। लेकिन सोचिए जरा क्या बीती होगी उस लड़की पर जिसकी सुहागरात पर उसका पति यह बोले कि वह उसके साथ संबंध बनाने में सक्षम नहीं है और वह इस बात के लिए उसे माफ कर दे। सुनकर धक रह गया नव्या का कलेजा। आखिर क्या बीती होगी उसके दिल पर जब उसे यह पता चला कि उसका पति नामर्द है और धोखे में रखकर उसने उसे ब्याह लिया। पर क्यों जानबूझकर उसके साथ ऐसा किया गया? क्यों उसे और उसके परिवार को धोखे में रखा गया? ये सवाल जब उसने अपने पति से पूछे तो कोई जवाब न देकर वह कमरे से बाहर चला गया। नव्या की पूरी रात सिसकते सिसकते ही बीती। उसकी सुहागरात एक काली रात बनकर रह गई। सुबह नहा धोकर उसने अपने बड़ों को प्रणाम किया और जो भी बाकी बची रस्में थी उन्हें निभाया। उसने सोचा कि रात वाली बात वह अपनी सास को बताए और पूछे कि क्यों उसके जीवन के साथ खिलवाड़ किया गया, लेकिन उसकी जुबान ही नहीं खुली। यह कहने को कुछ समझ नहीं आ रहा था उसे कि करे तो करे क्या, क्योंकि रिसेप्शन पर भी सब लोगों के सामने राज उसके साथ ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे उनकी सुहागरात बहुत मजेदार थी। हंस हंस कर वह अपने दोस्तों को कुछ बता रहा था और वे चटकारे ले लेकर सुन रहे थे। नव्या समझ गई कि शायद उसके घर वालों को राज के बारे में कुछ पता ना हो। उन सबको भी उसने धोखे में रखा हुआ होगा। पग फेर पर जब वीरेंद्र उसे लिवाने आए और पूछने पर कि वह अपनी ससुराल में खुश है, नव्या खून का घूंट पीकर रह गई। फिर उसने वही जवाब दिया जिससे वीरेंद्र और वृंदा को तसल्ली हुई। एक अच्छे पति की तरह राज उसे उसके मायके से लिवाने भी आ गया। पूरे सम्मान के साथ उसने अपने सास ससुर के पांव छुए और कहा कि वे नव्या की बिल्कुल चिंता न करें क्योंकि अब वह उनकी जिम्मेदारी है। धन्य हो गए थे वीरेंद्र और वृंदा संस्कारी दामाद पाकर, लेकिन उन्हें क्या पता कि सच्चाई क्या है। वह तो बस नव्या ही जानती थी और अंदर ही अंदर जल रही थी। नव्या को अपनी ससुराल आए हफ्ते से ऊपर का समय हो चुका था, पर इतने दिनों में एक बार भी राज ना तो उसके करीब आया और ना ही प्यार के दो बोल बोले। हैरान थी वह कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है और वह चुप क्यों है। बता क्यों नहीं देती सबको कि राज ने उसके साथ धोखा किया है, लेकिन किससे कहे और क्या कहे सोचकर वह चुप हो जाती। एक रात नींद में ही नव्या को लगा कि कोई उसके पीछे सोया है, शायद राज है उसे लगा, लेकिन जिस तरह से वह इंसान उसके शरीर पर अपना हाथ फिरा रहा था उससे शंका हुई। जब उसने लाइट जलाकर देखा तो स्तब्ध रह गई।
क्योंकि वहाँ राज नहीं बल्कि उसका पिता था जो आधे कपड़ों में उसके बेड पर पड़ा उसे गंदी नजरों से घूर रहा था। आप यहाँ मेरे कमरे में क्या क्या कर रहे हैं पिताजी? कहकर वह अपने कपड़े ठीक करने लगी। लेकिन जरा उसका ढीठपन तो देखो, उसने तो नव्या को खींचकर अपनी बाहों में ही भर लिया और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगा। नव्या को अपनी ही आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका ससुर ही उसके साथ। मैं आपकी बहू हूँ, फिर कैसे आप मेरे साथ? वह डर के मारे हकलाते हुए बोली। बहू ठाके मार कर हंसते हुए वह बोला, क्या तुम्हें पता नहीं है तुम्हें मुझसे ही वारिस पैदा करना है और इसीलिए ही तो हम तुम्हें इस घर में बहू बनाकर लाए हैं। सुनकर नव्या को लगा जैसे किसी ने उसके कानों में पिघला शीशा डाल दिया हो। वह कहने लगी, यह कैसी पागलों सी बातें कर रहे हैं आप? क्या शर्म हो या बेच खाई है? पर वह कहाँ कुछ सुनने समझने वाला था। फिर उसने नव्या के ऊपर झपट्टा मारा, लेकिन उसने अपने आप को उस दरिंदे से बचाने के लिए जैसे ही दरवाजा खोला, सामने ही राज और उसकी माँ खड़े मिले। घबराकर वह अपनी सांस से लिपट गई और रोते हुए कहने लगी कि उसके ससुर उसके साथ जबरदस्ती करना चाह रहे हैं, उसे बचा ले। बहुत हो चुका यह चूहे बिल्ली का खेल। कान खोलकर सुन लो तुम कि ये सब जो हो रहा है ना, वह सब हमारी मर्जी से ही हो रहा है और हम तुम्हें इसी वास्ते इस घर में बहू बनाकर लाए हैं। ज्यादा फड़फड़ाओ मत और जो हो रहा है होने दो। अपनी सास के मुंह से भी ऐसी बात सुनकर नव्या का दिमाग घूम गया। उसे लगा वह बेहोश होकर गिर पड़ेगी। फिर अपने आप को संभालते हुए उसने कहा, तो क्या आपको भी पता है कि आपका बेटा? हाँ, और इसीलिए तो तुम जैसी साधारण लड़की को हमने इस घर में स्थान दिया, वरना लड़कियों की कमी थी क्या हमारे बेटे के लिए? पर मैं ही क्यों? यह बात हमें बताई क्यों नहीं गई? ये सारी बातें शादी के पहले क्यों धोखे में रखा सबने हमें? बताइए बताइए ना, चीखते हुए नव्या कहने लगी। आप लोगों को क्या लगता है मैं यह सब चुपचाप सहती रहूंगी? नहीं बताऊंगी सबको तुम सबकी असलियत। क्या कहा असलियत बताएगी किसे? अपने बाप को जो दिल का मरीज है। सोच, अगर तेरे बाप को कुछ हो गया तो फिर तेरी माँ का क्या होगा? कहाँ जाएगी वह तुझे लेकर? दुनिया को तो हम बताएंगे कि कैसे आते ही तुमने घर के मर्दों पर डोरे डालने शुरू कर दिए और जब चोरी पकड़ी गई तो उल्टे हम पर ही दोष मढ़ रही है। नव्या के बाल खींचते हुए राज कहने लगा, तुमने क्या सोचा कि तू मुझे पसंद आ गई थी इसलिए हमने तुम्हारे घर रिश्ता भिजवाया था? देख, करना तो तुम्हें वही पड़ेगा जो हम चाहेंगे, वरना बात दूरी छोड़कर उसने उसे उसके कमरे से बाहर निकाल दिया। पूरी रात नव्या ने बालकनी में रोते हुए बिताई। सुबह फिर उसकी सास कहने लगी, देखो बहू, जो हो रहा है होने दो। क्या फर्क पड़ता है तुम किससे रिश्ता बना रही हो और किससे नहीं? आखिर हम तो तुम्हें वारिस जनने के लिए इस घर में बहू बनाकर लाए हैं ना। इस घर और घर के लोगों से घृणा होने लगी थी नव्या को, और अब एक ही सहारा था उसके पास, उसके ननद और नंदोई। अब वे ही थे जो उसे इस नरक से आजाद कर सकते थे। लेकिन जब उनके मुंह से भी उसने वही बातें सुनी तो उसके होश उड़ गए। वह समझ गई कि उसकी शादी एक साजिश के तहत हुई है। 3 महीने हो चुके थे उसकी शादी को। इन 3 महीनों में एक दिन भी ऐसा नहीं गया जब नव्या ने आंसू न बहाए हो। उसका ससुर जिस तरह से उसे गिद्ध दृष्टि से देखता था वह सिहर उठती थी। किसी तरह अब तक वह अपने आप को उस दरिंदे से बचाए थी। इस बीच जब भी वीरेंद्र अपनी बेटी को लिवाने आते तो वे लोग यह कहकर उसे जाने से रोक देते कि अब उसके बिना यह घर नहीं चल सकता। उनके कहने का मतलब था कि वे लोग नव्या को बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए उसे कहीं जाने नहीं देना चाहते हैं। मन ही मन खुशी से झूम उठते वीरेंद्र यह सोचकर कि उनकी बेटी का उस घर में कितना सम्मान हो रहा है। लेकिन असलियत से वे वाकिफ नहीं थे। उनकी बेटी के साथ इस घर में क्या हो रहा है। नव्या भी अपने पिता के स्वास्थ्य के साथ कोई समझौता नहीं करना चाहती थी, इसलिए चुप थी। लेकिन उस रात तो हद हो गई जब उसे उसके ससुर के साथ एक कमरे में बंद कर दिया गया। वह चिल्लाती रही पर किसी दरवाजा नहीं खोला। क्या करती बेचारी, उठकर फूलदान उस दरिंदे के सिर पर दे मारा और जब उसके चिल्लाने की आवाजों से वे सब कमरे में आए तो वह सबकी नजरें बचाकर घर से भाग निकली। अपनी बेटी को यूं अचानक अकेली और बदहवास अवस्था में देखकर वीरेंद्र और वृंदा हैरान रह गए। फिर जब उन्हें पूरी बात का पता चली तो जैसे उनके पैरों तले की जमीन ही खिसक गई। आनन फानन में वे अपनी बेटी की ससुराल पहुंच गए और जब उन्होंने उनसे अपनी बेटी के जुल्मों का हिसाब मांगा और कहा कि क्यों उन्होंने उन्हें धोखे में रखा, तो वे उल्टे कहने लगे कि ऐसी कोई बात नहीं, उन्होंने ही अपनी पागल बेटी को उनके बेटे के पल्ले बांध दिया। धोखा तो उनके साथ हुआ है। अच्छा तो फिर ठीक है, आप अपने बेटे की जांच करवाए कि वह नपुंसक है या नहीं, और मैं भी अपनी बेटी की दिमागी जांच करवाता हूँ। फिर तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।
तुम लोग क्या समझे कि हम चुप बैठ जाएंगे? नहीं, इस भ्रम में मत रहना। तुम सब ने अब तक मेरी शालीनता देखी है, पर अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। दुनिया की सबसे बड़ी अदालत तक ही क्यों न जाना पड़े हमें, पर छोड़ूंगा नहीं तुम सबको। तो जेल होगी, और तुम्हारा बाप उसे तो फांसी ना दिलवाई मैंने तो मेरा नाम भी वीरेंद्र नहीं। बोलते बोलते वीरेंद्र का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। वीरेंद्र की बातें सुनकर सबके होश उड़ गए, क्योंकि झूठे और गुनाहगार तो वे लोग थे ही। अतः दिन में ही तारे नजर आने लगे उन्हें। क्या सोच रहे हो? रोको उसे। अगर वह पुलिस में चला गया तो हम में से कोई नहीं बचेगा। और मुझे फांसी पर नहीं झूलना, अपना पसीना पोंछते हुए राज के पिता ने कहा। उन लोगों को लगने लगा कि अगर यह बात पुलिस तक गई तो इज्जत तो जाएगी ही, उनका जीवन भी नहीं बचेगा। बहुत गिड़गिड़ाने पर कि वे जो चाहे उनसे ले ले, जितने मर्जी थप्पड़ मार ले, पर पुलिस में ना जाए। कहीं पुलिस कानून के चक्कर में उनकी बेटी का भविष्य और न बिगड़ जाए। यह सोचकर वीरेंद्र को भी यही सही लगा। लेकिन उन्होंने उनके सामने यह शर्त रखी कि राज नव्या को जल्द से जल्द तलाक देकर उसे आजाद कर दे। मरता क्या न करता, बगैर किसी शर्त के राज ने तलाक के पेपर साइन कर दिए। पहली सुनवाई में ही फैसला हो गया। वहाँ से तो नव्या आजाद हो गई, लेकिन एक अवसाद से घिर गई। जिंदगी पर से उसका विश्वास उठ गया। पूरा दिन बस अंधेरे कमरे में पड़ी रहती, ना ठीक से कुछ खाती ना पीती, और ना ही किसी से मिलती जुलती। कहीं बेटी को कुछ हो ना जाए, कहीं वह कुछ कर ना ले, यह सोच सोच कर वीरेंद्र और वृंदा की जान सूखती रहती। बेटी की इस हालत का दोषी वे खुद को ही मानने लगे थे। कुछ समझ नहीं आ रहा था उन्हें कि क्या करे जो फिर से नव्या पहले की तरह हंसने खिलखिलाने लगे, अपनी जिंदगी से उसे प्यार हो जाए। नव्या बेटा देखो तो कौन आया है, उसकी माँ ने लाइट ऑन करते हुए कहा तो उसने नजरें उठाकर देखा, पर उसकी आंखें चौंधिया आ गई। हमेशा अंधेरे में रहने और एकाएक लाइट आंखों पर पड़ने के कारण उसे सही से कुछ नहीं दिख रहा था, पर जब उसने गौर से देखा तो देखती रह गई। दीपक हौले से उसके मुंह से निकला। वृंदा और वीरेंद्र जानते थे कि कभी नव्या और दीपक एक दूसरे से प्यार करते थे, पर कह नहीं पाए। शायद उन्होंने बोलने का मौका ही नहीं दिया और खुद ही वे उसकी जिंदगी का फैसला कर बैठे। लेकिन अब दीपक ही उनकी बेटी के होठों पर मुस्कान बिखेर सकता था। वही है जो जिंदगी भर नव्या का साथ निभा सकता है। यह सोचकर उन्होंने दीपक को उसके सामने लाकर खड़ा कर दिया। बहुत सकुचाहट के बाद दीपक ने पूछा, कैसी हो नव्या? मगर उसने कोई जवाब नहीं दिया। लगता है मुझे भूल गई। अरे मैं दीपक हूँ दीपक, अब याद आया, उसने उसे हंसाने के इरादे से कहा। फिर भी उसने कोई जवाब नहीं दिया। धीरे धीरे दीपक उसे पुरानी बातें, कॉलेज के दिनों की याद दिलाने लगा। कहने लगा कि कैसे वो दोनों सबकी नजरें बचाकर रोज मिलते थे, कैसे कैंटीन में बैठकर कॉफी पीते थे। दीपक उसे उसके दुख भरे अतीत से बाहर लाने की कोशिश कर रहा था, पर नव्या थी कि बस चुनने में ही देखे जा रही थी। नव्या की ऐसी हालत देखकर दीपक की आंखों में भी आंसू आ गए। कहने लगा, आखिर तुम्हारी क्या गलती है नव्या? नव्या, जो तुमने अपने आप को इस काल कोठरी में बंद कर रखा है, ऐसा करके क्यों तुम खुद को सजा दे रही हो? क्या अंधेरे में बैठने से तुम्हारी समस्या हल हो जाएगी, या जिसने तुम्हारे साथ गलत किया उसे सजा मिल जाएगी? बोलो। तो मैं क्या करूं दीपक, क्या करूं मैंने तो वही किया ना जो मेरे मम्मी पापा ने चाहा, फिर क्या मिला मुझे? अपने आंसू पोंछते हुए नव्या कहने लगी। उसकी बातें सुनकर वृंदा भी फफक फफक कर रोने लगी। नव्या का हाथ अपनी दोनों हथेलियों में दबाकर दीपक कहने लगा, ठीक है, कभी कभी हमसे गलतियां हो जाती है, लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं कि हम उन्हीं गलतियों को लेकर अपने जीवन को नरक बनाते रहें। जिंदगी हमसे यही चाहती है कि हम अपने उजाले खुद तय करें और उन पर यकीन रखें। जस्ट बिलीव एंड विन। अवसाद और तनाव के अंधेरे को हटाकर जीवन को खुशियों के उजास से भरना कोई कठिन काम नहीं है, बशर्ते हम में बीती बातों को भुलाने की क्षमता हो। नव्या, एक डर आ गया है तुम्हारे अंदर, उस डर को तुम्हें बाहर निकालना होगा। क्या तुम्हें अपने माता पिता की फिक्र नहीं है कि उन पर क्या बीतती होगी तुम्हारी ऐसी हालत देखकर? अरे उन्होंने तो तुम्हारा भला ही चाहा था ना। अपने लिए, अपने माता पिता के लिए तुम्हें इस गंदाते अंधेरे से निकलना ही होगा नव्या। दीपक की बातों का कुछ असर होने लगा था नव्या पर। कहने लगी, हम अपनी खुशियाँ, अपनी पहचान, अपना सम्मान दूसरों से मांगने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है दीपक? क्योंकि हमें अपनी शक्ति का एहसास नहीं होता। अपनी आंखें खोलकर देखो गौर से, तुम्हारे सामने तुम्हारी मंजिल है। दीपक की बातों ने उसे नजरें उठाकर देखने पर मजबूर कर दिया, जैसे वह कह रहा हो कि नव्या, आज भी मैं उसी राह पर खड़ा तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ जहाँ तुम मुझे छोड़कर चली गई थी। बस तुम्हारी हाँ की देर है नव्या, फिर देखो कैसे मैं तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भर दूंगा।
दीपक के सीने से लग नव्या बिलख बिलख कर रो पड़ी, जैसे सालों का गुबार निकल रहा हो उसकी आंखों से बहकर। दीपक ने भी उसे रोने दिया ताकि उसके सारे दुख दर्द उन आंसुओं के सहारे बाहर निकल जाए और वह अपने डरावनी अतीत से बाहर निकल सके। बाहर खड़े वीरेंद्र और वृंदा की आंखों से भी आंसू बहे जा रहे थे, पर आज ये खुशी के आंसू थे। दोस्तों, कहानी सुनने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।